हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मेव एसटी आरक्षण हक हमारा, इसी के लिए आंदोलन हमारा। मेव एसटी आरक्षण हक हमारा, इसी के लिए है आंदोलन हमारा। मेव एसटी आरक्षण हक हमारा, इसी के लिए है आंदोलन हमारा। जय हिंद, जय भारत। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, मेव एसटी आरक्षण हक हमारा, इसीलिए है आंदोलन हमारा, नारों से गूंज उठा मेवात। प्राप्त जानकारी अनुसार विश्व आदिवासी दिवस के पावन पर्व के मौके पर मेव एसटी आरक्षण तहरीक की आवाज मेवात की राजधानी कही जाने वाली बड़कली चौक से शुरू की गई है। इस तहरीक के सदर मौलाना अरशद साहब मील खेड़ा की अगुवाई में शुरू की गई है। मेव एसटी आरक्षण को लेकर मेवात के लोग आगे आ रहे हैं और सरकार से उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा है कि मेव को भी एसटी आरक्षण में शामिल किया जाएगा ताकि मेव कौम भी तरक्की की राह पर आ सके और जिन सुविधाओं से मेव कौम वंचित रही है उन्हें भी यह सुविधा मिल सके। ये बातें मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सफात मैनेजर ने बड़कली चौक पर कही। इस मौके पर जमील डिप्टी सफात मैनेजर, मुफ्ती सलीम, अख्तर चितौड़ा, मुबारक अटेरना, अब्दुल वहाब मास्टर और दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए आगे की ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं सिफात मैनेजर अलवर राजस्थान से हूँ। हाँ सर, आप बड़कली पे आपने मेव एसटी आरक्षण को लेकर तहरीक शुरू की है, तो क्या है पूरा मामला, क्या कहोगे सर इसको लेकर? हम सारे साथी और भी जो यहाँ से हैं, ये मेव एसटी आरक्षण की तहरीक राजस्थान में तो हमारा 2012 से चल रही थी जद्दोजहद जितनी भी थी। हरियाणा में पिछली बार जब हसन खां मेवाती वाला प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और हसन खां मेवाती की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ तो उस दिन फिरोजपुर में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये कहा था कि यदि मेवात को और मेवातियों को फायदा देना चाहती है तो सरकार एसटी आरक्षण देवे और उसकी बात करें। तब से लेकर के यहाँ पर फिर ये फिक्रमंदी साथियों में हुई कि एसटी आरक्षण है क्या, किस तरीके से। तो हम एसटी आरक्षण की जो बात है, आप सभी जानते हैं कि आरक्षण भारत में ओबीसी, एससी और एसटी 3 आरक्षण होते हैं। ओबीसी का 340 के तहत होता है, एससी का 341 धारा में मिलता है और एसटी का आरक्षण 342 में मिलता है। 342 एसटी की जो धारा है उसमें कोई धार्मिक प्रतिबंध लागू नहीं है, इसलिए पहले तो हमारे जो भी लोग थे सब इस उसमें थे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता, उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है। वो आरक्षण धार्मिक प्रतिबंध 341 में जो एससी का आरक्षण मुस्लिम जातियों का था उसको उस पर लागू है। तो ये जितने भी आरक्षणों का लाभ मिलता है ये जातिगत आधार पर होता है। इसमें जाति एक इकाई होती है, जो भी जाति है उस जाति का उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। और ये क्लासिफिकेशन 1931 की जो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना लास्ट भारत में, उसको लेकर के जे.एच. हट्टन एक अंग्रेज ऑफिसर थे जिसने उसका एनालिसिस किया। उन्होंने उसमें से सभी जातियों की एनालिसिस करने के बाद में 1935-36 में एक लिस्ट बनाई थी, डिप्राइव्ड क्लासेस की लिस्ट। तो उन्होंने 6743 जातियों का वर्गीकरण किया था। बहुत सारी जातियां तो उसमें से ओबीसी में गई थी, उनको तो धारा 340 में वो लेके गए थे, और कुछ बहुत उससे दूसरे नंबर की जातियां शेड्यूल कास्ट में गई थी, उनको 341 में लेकर के गए। ऑल इंडिया लेवल पर उन्होंने 610 जातियों को शेड्यूल ट्राइब में आदिवासी समूह में क्लासिफाई किया था और उन 610 जातियों को शेड्यूल ट्राइब 342 में शामिल किया गया था। ये जो शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है, ये साफ स्पष्ट ये कहा गया है उसमें कि जो उस लिस्ट में आदिवासी में सूचीबद्ध हैं उनको ही एसटी का आरक्षण मिल सकता है, उसके अलावा किसी को नहीं मिल सकता। ये 1950 में मेव और मीणा दोनों के दोनों शेड्यूल ट्राइब में गए, पर दोनों को ही आरक्षण का लाभ नहीं मिला 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ। फिर जब लागू नहीं मिला तो जद्दोजहद करने के बाद में मीणाओं ने अपनी जद्दोजहद की तो उनको 1956 में मिल गया, पर हम लोग गाफिल रहे या अनजान रहे। और राजस्थान के मेव खास तौर से 1947 में उजड़ गए थे, पूरी तरह से गए परेशान थे, तो इस वजह से नहीं हो पाया। पर उसके बाद में हम लोगों को ये पता ही नहीं रहा कि कहाँ रहा। और जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, मंडल कमीशन जब लागू हुआ, तो ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि ना तो हरियाणा में और ना राजस्थान में मेव ओबीसी की लिस्ट में शामिल नहीं थे। फिर यहाँ तो जैसे तैसे
93 में ही यहाँ पर मंडल कमीशन लागू हुआ, तो उसी समय यहाँ पर हरियाणा में तो ओबीसी का आरक्षण मिल गया था। राजस्थान में ओबीसी का भी 2000 में जाकर के मिला था। तो इस पर जब विचार किया कुछ लोगों ने, कुछ साथियों ने, उनमें से कुछ चले गए, कुछ हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, हमारी जाति आखिर कहाँ खो गई। तो 2011 में इस बात पर मिले कि हम लोग मीणाओं के साथ में कंबाइंड रूप से इकट्ठी जनगणना हुई थी दोनों की। 1931 में जातिगत जनगणना मेव और मीणा दोनों की 10,11,000 समथिंग की जो जनगणना थी, पूरे देश का जो आंकड़ा था वो इकट्ठा आंकड़ा शेड्यूल ट्राइब में था, इसलिए हम कहीं ओबीसी में थे नहीं। और शेड्यूल ट्राइब में क्योंकि मीणाओं का आरक्षण मिल गया था और हमने मांगा नहीं था तो वो मिला नहीं था, इसलिए गफलत में हम वहां पर रह गए। इस चीज को समझने के बाद में 2012 से वहां पर काम किया। उस समय भी हमारे दिमाग में यह था कि मीणाओं को या मध्य प्रदेश में या हरियाणा में और कहीं आरक्षण नहीं है, तो हो सकता है कि मेव वहां के भी कवर्ड नहीं हो। पर अब हम जब इस पर काम करते रहे तो काम करते करते हमारे सामने ये बात आई कि हरियाणा तो बाद में बना है, उस समय पंजाब था, यूनिफाइड पंजाब। तो पंजाब की जो जनगणना के आंकड़े थे वो उसी रूप में मौजूद हैं, मेव मीणा के कंबाइंड 10,11,000 में उसमें शामिल हैं। तो हमने उस चीज को ये समझ करके अब फिर इस बात को लेकर के जो काम किया पहले से, क्योंकि हरियाणा में कोई भी शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, और तो यहाँ पर वहां पर तो पहले से है भी सही, यहाँ पर कोई है ही नहीं। और वो जनसंख्या 1931 के आधार पर 26 जनवरी 1950 से वो पड़ी है, हट्टन रिपोर्ट में वहां पर ही रखी है। तो हमको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए। इसके लिए हमने अभी आज आप लोगों से मुखातिब हुए, इससे पहले 4-5 मीटिंग हम लोगों की हो चुकी हैं। और ये काम आज, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस है, ये भी एक महत्वपूर्ण दिवस है, इसलिए आज से इस मुहिम का आगाज करने का हमारे जितने भी आज परिचय पंपलेट जो हमने छाप करके, पहले हम मीटिंग कर रहे थे, अपनी अंदर मीटिंग कर रहे थे, सार्वजनिक उन चीजों को नहीं कर रहे थे। आज से पहली बार हमने परिचय पंपलेट का प्रचार प्रसार पब्लिकली ओपन शुरू किया है। इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी है कि ये एसटी आरक्षण हक हमारा, और हम इसके लिए ही ये हमारा आंदोलन होगा। सर, एसटी आरक्षण से जो क्या क्या सुविधाएं हैं जो इससे अगर इसको मिलने के बाद वो सुविधाएं मिल सकती है? एसटी आरक्षण में 7.5% तो ऑल इंडिया का कोटा है, यूपीएससी का, एसएससी का, सब में ऑल इंडिया पर कोटा है 7.5% का, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर 7.5% ही एसटी की पॉपुलेशन थी 1931 की जनगणना के हिसाब से। तो उसमें अभी हमारे मीणा भाई पूरे देश में एसटी आरक्षण में छाए हुए हैं, तो यदि वो मिल जाता है तो हमारे बच्चे भी उनके साथ में सब जगह नजर आ सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है। स्टेट में जैसे ही आरक्षण होगा, यहाँ पर अभी क्योंकि एसटी कोई है ही नहीं, यहाँ पर जितना भी कोटा मिलेगा वो 100% यहाँ के मेवों को मिलेगा, वो सबसे बड़ा फायदा होगा। तीसरा फायदा ये होगा कि संवैधानिक संरक्षण, जो SC/ST एक्ट लागू होते हैं, जो SC/ST एट्रोसिटीज के एक्ट लागू होते हैं, यहाँ तक कि वो सारी चीजें आपको सहूलतें मिल जाएंगी। और आप भी एसटी के तहत यदि आपसे कोई मान लो जातिगत या इस तरह की आपके साथ बेहूदगी करता है, तो आप उसके खिलाफ लीगल रेमेडी ले सकते हैं। आपके जल जंगल जमीन के जितने भी संरक्षण है वो मिलेंगे, अनुसूची 5 और 6 के लाभ मिलेंगे। और एक सबसे बड़ा ये होगा कि एक आदिवासी समुदाय जो देश में बहुत बड़ा है, उसके अम्ब्रेला में आप आ जाएंगे, तो सांप्रदायिक एकता के खिलाफ आपको बहुत बड़ा संरक्षण मिल जाएगा। ये बताएं सर, आपको 1956 में जैसे मीणाओं को जो इसमें जोड़ा गया उनको, लेकिन मेव को नहीं जोड़ा गया, तो इसकी क्या वजह मानते हैं? 26 जनवरी 1950 को जो आरक्षण दिया सरकार ने, वो तो रिपोर्ट में जो जो थे उन्होंने वॉलंटरीली दे दिया था। उसके बाद में जो भी आरक्षण दिया है, जिस किसी ने मांगा उसी का केस टू केस स्टडी हुई, केस टू केस प्लीडिंग हुई। क्योंकि उसके बाद तो सीधा सा बात हो गया कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हमने मांगा ही नहीं, आज तक मांगा नहीं है तो मिलने का सवाल ही नहीं, न किसी ने इस तरफ तवज्जो दी। सर, अगर 341 की बात करते हैं कि जो अपने राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर M एजाज अली, उन लोगों ने भी इस तहरीक को चलाया है और आज भी चल रहा है 341। आखिर इस मिशन को लेकर लोग जुड़ नहीं पाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? 341 में तो मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को 341 में जो मुस्लिम जातियां हैं, हमारी मुस्लिम धोबी, मुस्लिम मोची, मुस्लिम जुलाहा और भी जो मदारी जो भी समाज थे, उन सबको एससी का लाभ मिल गया था 26 जनवरी 1950 को। सितंबर 1950 में राष्ट्रपति आदेश के जरिए उसको
प्रतिबंधित कर दिया गया कि ये क्योंकि छुआछूत हिंदू समुदाय में होती है सिर्फ उनको मिलेगा, इसलिए वो वहां पर प्रतिबंधित हो गया। नवंबर 1950 में दूसरा आदेश आया कि यदि कोई इधर से उधर चला जाएगा, मुस्लिम से उधर चला जाएगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। तो वो दो जो राष्ट्रपति आदेश हैं उन्होंने बहुत बड़ा बैरियर बनाया। और यहाँ भी 342 में भी लोगों के दिमाग में यही गलतफहमी है कि मुसलमानों को कहाँ आरक्षण मिलेगा। मुसलमान 342 के तहत एसटी का आरक्षण कश्मीर के मुसलमानों को मिल रहा है। पिछली बार कुछ हिमाचल के लोगों भी आए हैं और वो हर बार यूपीएससी में आईएएस में फाइट करके आ रहे हैं, एसटी कोटे से आ रहे हैं, तो मिला हुआ है, उसमें ये पाबंदी नहीं है। इसलिए यही बात हमको लोगों को समझानी है कि भाई 342 में इस तरह की 341 वाली दिक्कत नहीं है, इसलिए हमको कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है सर, जो आप लोगों ने तहरीक को बड़कली चौक से आगे शुरुआत की है, वो भी आपने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस, जो आदिवासी दिवस के मौके पर आपने शुरुआत की है, आगाज किया है, तो क्या उम्मीद लगती है? अभी तो आगाज है, अंजाम की बहुत अच्छे की उम्मीद है। और बड़ी साफ सी बात है कि हम कितना लोगों को ये बात समझाते हैं, पर लोगों के बीच में जाएगा तो सही। जब लोगों के बीच में जाएगी ये बात, हमारे पब्लिसिटी मटेरियल लेकर के आए। आज तो हमने पहले एक पर्चा जारी किया है, इसके बाद में दूसरे पर्चे जारी होंगे, फिर हम गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव जाकर के भी लोगों को बनाएंगे। और हमारा सीधी सी बात ये होगी, क्योंकि जब ये चल रहा था, राजस्थान में आंदोलन चल रहा था, उस समय जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आए, हमने उस समय भी वहां पर उनसे मेव आरक्षण की बात की और हमने अपना प्रतिवेदन उनको दिया। सबसे पहले तो राजस्थान की सारी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ में उनको 18 दिसंबर 22 को सिकंदरा में प्रतिवेदन दे दिया था। इसके बाद में इत्तेफाक से 20 दिसंबर को तीसरे ही दिन फिर उनसे मुलाकात हमारी अलवर में हुई। तो उस दिन उनसे रूबरू फेस टू फेस बात भी हुई और बात होने के बाद में उन्होंने उस समय उसको सही माना और सीएम से यहाँ तक कहा कि हाँ ये आप दिखवाइएगा इसको। तो ये बात है लेकर के, तो हमने जब वहां तक भी ये चीज हो गई तो हम सीधी सी बात ये कहते हैं, पर हम सबसे पहले ये मानते हैं कि हमारे लोग पहले इस चीज को जाने कि ये फायदेमंद है, दूसरा ये जाने कि ये हो सकता है, तीसरा ये जाने कि राजस्थान के बजाय हरियाणा में और आसानी से हो सकता है। राजस्थान की विधानसभा 200 विधायकों की है, वहां पर 100 लोग होते हैं और वहां पर हमारा एक आध एमएलए होता है, तो हमारी बार्गेनिंग या प्लीडिंग के पावर उस हिसाब से कम हो जाती है। हरियाणा की असेंबली 90 की है, 45 पे सरकार बनती है और आपके 3-4 एमएलए रहते हैं, तो 45 में 3-4 की बड़ी ताकत है। यहाँ पर हम बड़े ताकत है, यहाँ पर कोई है नहीं, वहां पर है वो। हालांकि सीधे सीधे तो हमको मीणाओं ने आज तक किसी ने विरोध नहीं किया, सबने सपोर्ट किया कि नहीं आपका हिस्सा है और हम आपको लिखकर भी देने को तैयार हैं, ये यहाँ तक भी उन्होंने कहा। पर यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इसलिए अब हमने हरियाणा को कार्यक्षेत्र इस नजरिए से बनाया है कि यहाँ पर यह आसानी से हो सकता है, यहाँ पर हमारी ताकत ज्यादा है, हम ताकतवर हैं, उस ताकत का फायदा उठाएं। और अब हम सीधी सीधी बात करें कि हमने अपने मुद्दे को, इस मुद्दे का मेवात का मुद्दा है, मेवों का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमारी जो दूसरी जाति बरादरियां हमारे साथ मेवात में बसती हैं, मुस्लिम बरादरियां, यदि वो 341 में कवर्ड हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस हिसाब से वो नहीं हो सकता। ये मामला जातिगत है, क्योंकि ये चीज भी आएगी, खाली मेवों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अलग अलग जाति की अलग अलग स्थिति है। इसलिए सीधी सी बात यह है कि ये मामला हो सकता है और इसके लिए अभी चुनाव होने हैं यहाँ पर, यह सबसे बढ़िया समय है। हम जनता के पास जाएंगे, बजाय किसी दल के या किसी उनकी हाजिरी में जाने के, जनता को जागरूक करेंगे, अपने मुद्दे को खड़ा करेंगे और जो हमारा समर्थन करेगा हम उससे बात करेंगे। क्या लगता है सर, जो है मेव एसटी आरक्षण को जो सरकार मान पाएगी, क्या लगता है, उम्मीद? ये कोई तात्कालिक रेमेडी नहीं है कि आज बात हुई आज ही मन जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी बड़ी जटिल है, बड़ी लंबी है। सबसे पहले तो सरकार कन्विंस हो, सरकार ये राजनीतिक फैसले हैं, हम राजनीतिक तौर से कन्विंस करा पाएंगे तो होगा। फिर वो सिफारिश करेगी, राज्य सरकार आपकी इसको सिफारिश करेगी, सिफारिश करके वहां पर ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास में जाएगा, वो इसकी स्टडी करने के बाद में फिर वो राष्ट्रपति के पास में भेजेंगे, वो फिर संसद में भेजेंगे, वहां से जाकर के अप्रूव होने के बाद में फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा। प्रक्रिया जटिल है, लंबी है, पर जहां चाहा है वहां रहा है। जब हर कोई ये कहता है कि ये देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, ये देश के सबसे पिछड़े लोग हैं, और ये जब संवैधानिक तरीके से शेड्यूल ट्राइब सूचीबद्ध हैं, उनके साथ में हैं, तो मिलना चाहिए, तो कोई नकार नहीं सकता। टाइम लग सकता है पर यह काम जरूर होगा।
पर कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि आने वाले पीढ़ियों को यही पता नहीं रहे कि हम हैं। जैसे अभी तक हम गाफिल थे, 1950 से लेकर के 2011 तक हमको पता ही नहीं था कि हम शेड्यूल ट्राइब के हकदार हैं।